Hello students, मैं रोस्प्रीत कौर. Welcome to our GDC nursing classes. Let us continue our subject, that is adult health nursing, in which we have studied chapter 3 nursing management of patient with kidney and urinary problems. आज हम इसमें पढ़ेंगे disorders of bladder, जिसमें हम urinary incontinence and bladder cancer पढ़ेंगे. इसके अलावा भी बहुत सारे डिसऑर्डर्स हैं ब्लैडर के, वो हम हमारी नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे. इस वीडियो में हम सिर्फ 2 ही डिसऑर्डर पढ़ेंगे ब्लैडर के, यूरिनरी इनकॉन्टिनेंस एंड ब्लैडर कैंसर. मेक श्योर कि आप अपने जो नोट्स हैं वो प्रिपेयर करते रहें और हमारी नई वीडियो की अपडेट के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें एंड बेल आइकन को प्रेस करें. सो स्टार्ट करते हैं हम आज की नई वीडियो, जिसमें हम पढ़ेंगे यूरिनरी इनकॉन्टिनेंस. सो इंट्रोडक्शन. Urinary incontinence means there is a loss of bladder which leads to an unintentional passing of urine. Urinary incontinence का मतलब क्या है कि यहाँ पे जो ब्लैडर है वो अपनी कैपेबिलिटी को खो देता है, जिसकी वजह से पेशेंट जो है वो अनइंटेंशनली, मतलब उसका इंटेंशन नहीं होता यूरिन पास करने का, लेकिन वो क्या है खुद ब खुद जो है वो यूरिन उसका जो है वो पास हो जाता है. क्या हो रहा है यहाँ पे कि यूरिनरी इनकॉन्टिनेंस मींस देयर इज अ लॉस ऑफ ब्लैडर. ब्लैडर की जो कैपेबिलिटी है यहाँ पे वो लॉस हो गई है, क्योंकि यहाँ ब्लैडर का जो स्पिंक्चर है वो क्या हो गया, वो लूज हो गया है, जिसकी वजह से ब्लैडर जो है वो यूरिन को होल्ड नहीं कर पा रहा है. विच लीड्स टू एन अनइंटेंशनल पासिंग ऑफ यूरिन, जिसकी वजह से क्या हो रहा है कि अनइंटेंशनल मतलब बिना मर्जी के यूरिन जो है वो पास हो रहा है. अनइंटेंशनल वे में क्या हो रहा है कि यूरिन जो है वो पास हो रहा है वहां पे. It affects an individual physically, psychologically, and socially well-being, and is associated with the significant reduction in quality of life. इसकी वजह से क्या हो रहा है, जो पेशेंट है वो अफेक्ट हो रहा है, फिजिकली भी अफेक्ट होगा, वो साइकोलॉजिकली भी अफेक्ट होगा, इमोशनली भी अफेक्ट होगा, उसी के साथ साथ सोशली भी वो क्या होगा, अफेक्ट होगा, जिसकी वजह से जो डेली लाइफ स्टाइल है उसमें उसका रिडक्शन हो जाएगा. मतलब जो डेली लाइफ स्टाइल है उसमें क्या होगा कि उसे बहुत ज्यादा प्रॉब्लम जो है वो फेस करने को मिलेगी. क्या हो रहा है कि अगर पेशेंट जो है वो अनइंटेंशनली यूरिन जो है वो पास कर रहा है तो वो क्या होगा कि बहुत ज्यादा अफेक्टेड होगा. वो बाहर जाने से भी घबराएगा, वो ये सोचेगा कि अगर बाहर में गया और ऐसा हो गया तो वहां पे स्मेल आएगी या फिर लोग क्या सोचेंगे. तो इसकी वजह से क्या हो रहा है कि उनका जो पूरा का पूरा लाइफ स्टाइल है वो पूरा का पूरा यहाँ पे क्या हो रहा है कि खराब हो जा रहा है. नेक्स्ट है डेफिनेशन. It is defined as an involuntary loss of urine that is objectively demonstrable and as a serious or unhygienic problem. Urinary incontinence क्या है कि यहाँ पे involuntary loss होता है, इसलिए हम इसको बोलते हैं urinary incontinence. Involuntary loss of urine, ये क्या है, एक बहुत ही सीरियस प्रॉब्लम है और साथ ही साथ अनहाइजीनिक प्रॉब्लम है. अगर ऐसा होता रहेगा तो हम जो है वो बहुत ही अनहाइजीनिक फील करेंगे. हम हाइजीन तो मेंटेन करेंगे, लेकिन जो हाइजीन है वो हमारी ज्यादा टाइम तक रुकेगी नहीं, बिकॉज ऑफ इनवॉलेंटरी पैसेज ऑफ यूरिन. नेक्स्ट है इंसिडेंस. इंसिडेंस रेट क्या है यूरिनरी इनकॉन्टिनेंस का. सो प्रिवेलेंस इंक्रीजेस विद एज. 80% ऑफ यूरिनरी इनकॉन्टिनेंस कैन बी क्योर्ड और इम्प्रूव. क्या हो रहा है कि जिसका प्रिविलेंस रेट है, कि मतलब ये क्यों हो रहा है कि कई बार एज की वजह से भी ये ऐसा होता है कि जैसे जैसे पर्सन की जो एज है वो इंक्रीज हो रही है तो वहां पे क्या हो रहा है कि ब्लैडर की कैपेबिलिटी जो होती है वो खत्म होने लगती है. क्या हो रहा है कि वहां पे जो उसकी कैपेबिलिटी है यूरिन को होल्ड करने की वो रिड्यूस हो जाती है. तो एज फैक्टर जो है वो भी क्या करता है कि यूरिनरी इनकॉन्टिनेंस को लीड करता है. नेक्स्ट 80% ऑफ यूरिनरी इनकॉन्टिनेंस क्या है, उनको हम क्या कर सकते हैं, क्योर कर सकते हैं और ट्रीट कर सकते हैं. इट कैन बी इम्प्रूव्ड और क्योर्ड. ये ऐसा नहीं है कि मतलब अनक्योरेबल कंडीशन है कि हम इसको क्योर ही नहीं कर सकते. ये क्योर हो सकती है और इम्प्रूव भी हो सकती है. कॉजेस, इसके क्या कारण है कि जिसकी वजह से जो यूरिनरी इनकॉन्टिनेंस जैसी जो कंडीशन है वो हो रही है. फर्स्ट वन है इन्फेक्शन. क्या हो रहा है कि कई बार जो इन्फेक्शन होता है वो हमारे ब्लैडर को अफेक्ट कर रहा है, उसके फंक्शन को भी क्या कर सकता है, अफेक्ट कर रहा है. मेनली बैक्टीरियल फंक्शंस जो क्या होते हैं वो हमारे ऑर्गन्स को, किसी भी ऑर्गन को क्या कर देते हैं, वो अफेक्ट करते हैं, उनकी फंक्शनिंग को भी क्या कर देते हैं, अफेक्ट कर रहे हैं. तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि अगर ब्लैडर में किसी भी टाइप का इन्फेक्शन हो रहा है तो वहां पे वो उसकी फंक्शनिंग को क्या कर रहे हैं, कम कर रहे हैं, अफेक्ट कर रहे हैं उसको. स्ट्रेस, ज्यादा स्ट्रेस की वजह से भी क्या हो सकता है कि यूरिनरी इनकॉन्टिनेंस हो सकता है. कोई भी पर्सन अगर ओवर स्ट्रेस्ड है या फिर डिप्रेस्ड है,
कोई बात जो है से बहुत ज्यादा परेशान कर रही है, तो इसकी वजह से भी उसको यूरिनरी इनकॉन्टिनेंस जैसी कंडीशन जो है वो हो सकती है। ओबेसिटी, ओबेस पर्सन में मेनली ये देखा जाता है। ओबेसिटी जो होती है क्या करती है, वो भी यूरिनरी इनकॉन्टिनेंस को लीड करती है। ओबेसिटी की वजह से भी क्या हो सकता है कि किसी भी पर्सन में यूरिनरी इनकॉन्टिनेंस हो सकता है। प्रेगनेंसी, प्रेगनेंसी में तो मेनली ये होता ही होता है, कॉमन है, प्रेगनेंसी में ऐसा होना बहुत ही कॉमन बात है। प्रेगनेंसी के टाइम पे हमारा जो ब्लैडर होता है वो इतना कैपेबल नहीं होता है कि वो यूरिन को होल्ड कर पाए, इसलिए आपने देखा होगा कि प्रेग्नेंट लेडीज होती है वो अपना यूरिन होल्ड नहीं कर पाती हैं। जैसे उनको फील हो रहा है यूरिन जो है कि उनको पास करना है, दे कांट भी मतलब वो क्या करेंगे कि वो रोक ही नहीं पाएंगी, उनको जाना ही पड़ेगा यूरिन पास करने के लिए। तो प्रेगनेंसी में ये बहुत ही कॉमन है यूरिनरी इनकॉन्टिनेंस होना। चाइल्ड बर्थ, चाइल्ड बर्थ के टाइम पे भी ऐसा होता है, बच्चों में मेनली ऐसी कंडीशंस देखी जाती हैं। न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर्स, मेनोपॉज, न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर्स की वजह से भी क्या हो सकता है कि मतलब किसी भी पर्सन को यूरिनरी इनकॉन्टिनेंस हो सकता है। साथ ही साथ अगर मेनोपॉज है मतलब एब्सेंस ऑफ मेंसेस है, तो ऐसी कंडीशन में भी क्या हो रहा है कि वहां पे जो है यूरिनरी इनकॉन्टिनेंस जैसी कंडीशन जो है वो हो रही है। तो दीज आर ऑल द कॉजेस जिसकी वजह से क्या हो रहा है कि किसी भी पर्सन को यूरिनरी इनकॉन्टिनेंस हो सकता है, जो इंक्लूड कर रहा है इन्फेक्शन को, स्ट्रेस को, ओबेसिटी की वजह से, प्रेगनेंसी को, चाइल्ड बर्थ, न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर्स है, मेनोपॉज। नेक्स्ट क्या, रिस्क फैक्टर्स, किन किन को यूरिनरी इनकॉन्टिनेंस होने का चांस है, कौन कौन इसके रिस्क फैक्टर्स में आते हैं। प्रेगनेंसी, प्रेग्नेंट लेडीज होती हैं वो क्या होता है कि उनको यूरिनरी इनकॉन्टिनेंस होने का चांस होता है। वजाइनल डिलीवरी, वजाइनल डिलीवरी जिनकी हुई होती है उनमें भी क्या होता है कि ये जो कंडीशन है वो अराइज होने का चांस हो सकता है। मेनोपॉज, एब्सेंस ऑफ मेंसेस, जिनको मेनोपॉज होता है तो उनमें भी क्या होता है कि यूरिनरी इनकॉन्टिनेंस जैसे चांस हो जाते हैं। वीकनेस की वजह से भी ऐसा होता है, कोई इंसान बहुत ज्यादा कमजोर है तो उसकी वजह से भी क्या हो रहा है कि यूरिनरी इनकॉन्टिनेंस होने के चांसेस हैं। हाई इम्पैक्ट एक्सरसाइज, आप बहुत ही ज्यादा हार्ड एक्सरसाइजेस कर रहे हैं, बहुत ही हैवी एक्सरसाइज को परफॉर्म कर रहे हैं, कोई बहुत ज्यादा आपने वेट को उठा लिया, तो तब भी क्या हो सकता है कि आपको यूरिनरी इनकॉन्टिनेंस जो है वो हो सकता है। So these all are the risk factors of urinary incontinence. Next है types, इसके 5 टाइप्स हैं, यूरिनरी कॉन्टिनेंस के 5 टाइप्स हैं। फर्स्ट वन है हमारा स्ट्रेस इनकॉन्टिनेंस, अर्ज इनकॉन्टिनेंस, आउटफ्लो इनकॉन्टिनेंस, फंक्शनल इनकॉन्टिनेंस एंड मिक्स्ड इनकॉन्टिनेंस। स्ट्रेस इनकॉन्टिनेंस मतलब किसी भी स्ट्रेस की वजह से हो रहा है, अर्ज बहुत ज्यादा अर्ज है कि हमें मतलब यूरिन को पास करना है, आउटफ्लो हो रहा है यूरिन का, फंक्शनल फंक्शन नहीं सही है, या फिर मिक्स्ड इनकॉन्टिनेंस। मिक्स्ड में हम देखते हैं कि कौन कौन सा इनकॉन्टिनेंस जो है वो दो मिक्स होके क्या बनता है कि एक मिक्स्ड इनकॉन्टिनेंस जो है वो क्रिएट करता है। सो दीज 5 आर द यूरिनरी इनकॉन्टिनेंस which can include stress, urge, outflow, functional and mixed incontinence. चलिए अब इन टाइप्स को हम क्या करते हैं, डिटेल में स्टडी करते हैं कि ये क्या होते हैं और इनके अंदर क्या चीजें जो हैं वो होती हैं। So first is stress incontinence. It is the involuntary loss of urine due to sudden increase in intra-abdomen pressure. क्या हो रहा है कि यहाँ पे क्या हो गया है कि मतलब ये जो इनवॉलेंट्री, यहाँ पे इनवॉलेंट्री लॉस ऑफ यूरिन हो रहा है, क्यों? क्योंकि जो हमारा इंट्रा एब्डोमिनल प्रेशर है, इंट्रा एब्डोमिन यहाँ पे जो इंट्रा एब्डोमिन है वहां पे जो प्रेशर होगा वो बहुत ज्यादा क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा, जिसकी वजह से स्ट्रेस इनकॉन्टिनेंस होने का चांस है। इंट्रा एब्डोमिन में जो प्रेशर है वो क्या हो जाता है, वो इंक्रीज हो जाता है, जिसकी वजह से क्या हो रहा है कि यहाँ पे स्ट्रेस इनकॉन्टिनेंस हो रहा है। अर्ज इनकॉन्टिनेंस, इट इज एन इनवॉलेंट्री लॉस ऑफ यूरिन एसोसिएटेड विद अर्जेंसी। ये ऐसा इनवॉलेंट्री लॉस ऑफ यूरिन है जो कि किससे एसोसिएट करता है, अर्जेंसी से, मतलब अर्जेंसी हो रही है पेशेंट को यूरिन पास करने की, सो इट इज एसोसिएटेड विद अर्जेंसी, सो दैट्स व्हाई दिस इज कॉल्ड अर्ज इनकॉन्टिनेंस। ओवरफ्लो इनकॉन्टिनेंस, it is an involuntary loss of urine associated with over distension of the bladder. यहाँ पे क्या हो रहा है कि मतलब जो यूरिन है उसका ओवरफ्लो हो रहा है बिकॉज क्योंकि डिस्टेंशन जो है ब्लैडर का हो गया है, ब्लैडर का इनलार्जमेंट हो गया, वो डिस्टेंडेड हो गया है, जिसकी वजह से क्या हो रहा है
कि यहाँ पे ओवरफ्लो इनकॉन्टिनेंस जो है वो हो रहा है। फंक्शन इनकॉन्टिनेंस, it refers to those conditions in which function of the lower urinary tract is intact but other factors such as cognitive impairment or physical impairment to identify the need of void. फंक्शनल इनकॉन्टिनेंस में क्या हो रहा है कि यहाँ पे क्या हो गया है कि जो फंक्शन है हमारा लोअर यूरिनरी ट्रैक्ट का वो थोड़ा सा इंटैक्ट हो गया है, खराब हो गया है, जिसकी वजह से क्या हो रहा है कि यहाँ पे फंक्शन में दिक्कत हो गई है, तो तभी हम इसको फंक्शनल इनकॉन्टिनेंस बोल रहे हैं। उसी के साथ अदर फैक्टर जैसे कि कॉग्निटिव इंपेयरमेंट हो गया है, फिजिकल इंपेयरमेंट हो गया है, तो इसकी वजह से भी क्या हो गया है कि यहाँ पर फंक्शनल इनकॉन्टिनेंस हो गया है, जो कि आपको वॉइड मतलब इसकी वजह से आपको इनवॉलेंट्री यूरिन जो है वो पास हो जाएगा। मिक्स्ड इनकॉन्टिनेंस, इट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ स्ट्रेस एंड अर्ज इनकॉन्टिनेंस। मिक्स्ड इनकॉन्टिनेंस में क्या होता है कि ये कॉम्बिनेशन है हमारा अर्ज और स्ट्रेस इनकॉन्टिनेंस, मतलब जो स्ट्रेस है, जिस स्ट्रेस और अर्ज का ये क्या है, कॉम्बिनेशन है, जिसकी वजह से हम इसको क्या बोल रहे हैं, मिक्स्ड इनकॉन्टिनेंस बोल रहे हैं। तो एक बार रिव्यू कर लेते हैं। स्ट्रेस इनकॉन्टिनेंस में क्या हो रहा है कि यहाँ पे इंट्रा एब्डोमिनल प्रेशर जो है वो इंक्रीज हो गया है, जिसकी वजह से यहाँ पे क्या हो रहा है कि इनवॉलेंट्री लॉस हो रहा है यूरिन का। अर्ज इनकॉन्टिनेंस ये क्या होता है कि इसमें भी इनवॉलेंट्री लॉस हो रहा है यूरिन का, ये एसोसिएटेड है अर्जेंसी से। आउटफ्लो इनकॉन्टिनेंस में क्या हो रहा है कि यहाँ पर इनवॉलेंट्री लॉस हो रहा है यूरिन का, किसकी वजह से, क्योंकि यहाँ पे जो ब्लैडर है वो डिस्टेंडेड हो गया है। फंक्शन इनकॉन्टिनेंस, यहाँ पे लोअर यूरिनरी ट्रैक्ट के जो फंक्शन से इंटैक्ट हो गए हैं, जिसकी वजह से इनवॉलेंट्री लॉस ऑफ यूरिन हो गया है, साथ ही साथ कॉग्निटिव और फिजिकल इंपेयरमेंट भी जो है वो पर्सन में आपको देखने को मिलेगा, तो उसी की वजह से यहाँ पे फंक्शनल इनकॉन्टिनेंस है वो हैपन हुआ है। मिक्स्ड इनकॉन्टिनेंस, ये स्ट्रेस और अर्ज का क्या है, कॉम्बिनेशन है। स्ट्रेस में मैंने बताया कि यहाँ पे इंट्रा एब्डोमिनल प्रेशर जो है वो इंक्रीज हो जाता है, और अर्ज इनकॉन्टिनेंस में क्या है कि इनकॉन्टिनेंसी मतलब क्या होगा कि यहाँ पे अर्ज में जो ये एसोसिएटेड है अर्जेंसी से, ये क्या है यहाँ पे एसोसिएटेड है, मतलब इसमें क्या होगा कि स्ट्रेस और अर्ज दोनों के ही क्या देखेंगे आपको यहाँ पे सिम्टम्स दिखेंगे। सो दिस इज कॉल्ड मिक्स्ड इनकॉन्टिनेंस। सो दीज ऑल आर द टाइप्स ऑफ द यूरिनरी इनकॉन्टिनेंस। नेक्स्ट है पैथोफिजियोलॉजी। अब इसकी पैथोफिजियोलॉजी क्या है, सो ड्यू टू इटियोलॉजिकल फैक्टर्स क्या हुआ कि यहाँ पे किसी भी कॉज की वजह से यहाँ पे क्या हो रहा है, ब्लैडर इन स्फिंक्टर इज अनकंट्रोल्ड। स्फिंक्टर का काम, स्फिंक्टर जो क्या होता है वो टाइट करता है, मतलब जो ओपनिंग होती है उसको टाइट रखता है, या फिर वो लूज हो जाता है, टाइट होता है, लूज होता है, लेकिन मतलब अपने टाइम पर। लेकिन यहाँ पे जो स्फिंक्टर की कैपेबिलिटी है वो मतलब क्या होगी, रिड्यूस होगी, जिसकी वजह से ब्लैडर इन स्फिंक्टर इज अनकंट्रोल्ड, वो खुद के कंट्रोल में नहीं है, वो अनकंट्रोल्ड हो गया है। तो वहां पे क्या होगा कि जैसे ही ब्लैडर फिल होगा, एज द ब्लैडर फिल्स ब्लैडर प्रेशर इंक्रीज ग्रेजुअली, वहां पे ब्लैडर का प्रेशर जो होगा वो क्या होगा, इंक्रीज हो जाएगा, जिसकी वजह से साइन एंड सिम्टम्स यानी कि क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन हो जाएगा। क्या हुआ कि इटियोलॉजिकल फैक्टर्स मतलब कॉजेस की वजह से क्या हुआ कि जो स्फिंक्टर है वो अनकंट्रोल्ड हो गया। स्फिंक्टर अनकंट्रोल हो गया, तो जब भी ब्लैडर फिल होगा तो वहां पे क्या होगा कि ब्लैडर में जो प्रेशर है वो इंक्रीज हो जाएगा, और क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन मतलब जब प्रेशर इंक्रीज हो जाएगा तो जो यूरिन है वो ऑटोमेटिकली इनवॉलेंट्री क्या होगा, पास हो जाएगा। सो ये थी हमारी पैथोफिजियोलॉजी यूरिनरी यूरिनरी इनकॉन्टिनेंस की। नेक्स्ट आते हैं क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन मतलब साइन एंड सिम्टम्स। पहला सिम्टम है इनवॉलेंट्री पास ऑफ यूरिन, मतलब क्या होगा कि यूरिन जो है वो इनवॉलेंट्री बेसिस पे पास हो जाएगा, जिसमें पर्सन की इच्छा नहीं होती यूरिन पास करने की, लेकिन वो ऑटोमेटिकली क्या हो रहा है कि वहां से वो पास हो जा रहा है। लीकिंग यूरिन विथ कफिंग, स्नीजिंग, लाफिंग, एक्सरसाइजिंग, इसमें क्या होगा कि मतलब जो यूरिन है वो लीक हो जाएगा जब आप हंस रहे हैं या फिर कफ कर रहे हैं, एक्सरसाइज कर रहे हैं, तो जैसे इन छोटी छोटी एक्टिविटीज में भी क्या होगा कि आपका जो यूरिन है वो लीक होने लगेगा। फीलिंग सडन अनकंट्रोलेबल अर्ज टू यूरिनेट, अचानक से आपको फील होगी कि आपको क्या करना है कि यूरिनेट पास करना है, अर्जेंसी आपको फील होने लगेगी। तो यहाँ पे क्या होगा कि सडनली आपको क्या होगा कि फील होगा कि हमें यूरिन जो है वो पास करना है, अर्जेंसी जो है वो बहुत हाई लेवल पे यहाँ पे हो जाती है यूरिन पास करने की।
फ्रीक्वेंट यूरिनेशन, बार बार क्या होगा, यूरिन जो है वो पास होगा, बार बार आपको क्या फील होगा कि यूरिन पास हो गया है और हो ही जाता है। सडन स्ट्रॉन्ग अर्ज टू यूरिनेट, अचानक से बहुत ही स्ट्रॉन्ग वाला अर्ज होगा, मतलब बहुत ही तेजी से आपको अर्ज होगा कि आपको यूरिनेट करना है, यूरिन जो है वो पास करना है। वॉकिंग अप मैनी टाइम स्पेशली एट नाइट, नाइट टाइम पे आपको बहुत ज्यादा यहाँ पे क्या होगा, यूरिन जो है वो आएगा, मतलब क्या होगा कि आप बहुत बार रात में उठेंगे यूरिन को पास करने के लिए। सो ये थे हमारे कुछ साइन एंड सिम्टम्स। इसमें ये क्या हो रहा है कि इनवॉलेंट्री पास ऑफ यूरिन, वॉलेंट्री बेसिस पे यूरिन पास नहीं हो रहा है, इनवॉलेंट्री बेसिस पे आप यूरिन पास हो रहा है। जब भी आप कफ करेंगे, स्नीज करेंगे, एक्सरसाइज करेंगे, आपका क्या होगा, यूरिन जो है वो लीक हो जाएगा। अनकंट्रोलेबल अर्ज होगी आपको यूरिन पास करने की, साथ ही साथ क्या होगा, फ्रीक्वेंट बेसिस पे आप यूरिन पास करेंगे। नाइट टाइम पे क्या होता है कि इसमें बहुत ज्यादा मतलब फील होता है आपको यूरिन को पास करने के लिए विद अर्जेंसी। नेक्स्ट है डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन, कैसे हम इसको डायग्नोस कर सकते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हिस्ट्री कलेक्ट करेंगे, फिजिकल एग्जामिनेशन करेंगे। हिस्ट्री कलेक्शन में क्या करेंगे कि पेशेंट आएगा तो उसे पूछेंगे कि आपको क्या सिम्टम्स शो हो रहे हैं, कैसी आपको परेशानी हो रही है, कितने दिन से ये दिक्कत है, या कब से आपको ये चीजें फील हो रही है, कितने दिन से आपको मतलब वो बताएगा कि इतने दिन से मुझे ऐसा हो रहा है कि मतलब इनवॉलेंट्री बेसिस पे यूरिन पास हो रहा है, तो हम पूछेंगे कितने दिन से ऐसा हो रहा है, क्यों हो रहा है, हर चीज उससे क्या करेंगे, हिस्ट्री को कलेक्ट करेंगे। फिजिकल एग्जामिनेशन में क्या करेंगे, हम पेशेंट के क्या करेंगे कि मतलब एब्डोमिनल एरिया को अच्छे से चेक करेंगे, रेक्टल एरिया को चेक करेंगे, ग्रोइन एरिया को चेक करेंगे, फीमेल्स हैं तो उनमें वजाइनल इंस्पेक्शन भी हम करेंगे। पेल्विक मसल्स एक्सरसाइज क्या करेंगे, पेल्विक मसल्स एक्सरसाइज करा के देखेंगे पेशेंट को। पेल्विक मसल एक्सरसाइज में क्या होता है कि पेल्विक मसल्स मतलब मसल एक्सरसाइज करती है कि हमारी जो मसल्स होती हैं, जैसे कि ब्लैडर की मसल्स हो गई, यूरेटर की मसल्स हो गई, या मतलब जो भी यूरिनरी ट्रैक्ट सिस्टम के जो मसल्स है, उनको ये क्या करता है कि मतलब बहुत ही स्ट्रेंथन कर देता है, स्ट्रेंथनिंग जो है वो प्रोवाइड करता है। यूरोडायनेमिक टेस्टिंग, यूरोडायनेमिक टेस्टिंग में क्या करते हैं, जो लोअर यूरिनरी ट्रैक्ट सिस्टम होता है इसको क्या करते हैं, हम टेस्ट करते हैं, इंक्लूडिंग ब्लैडर, यूट्रस एंड यूरेथ्रा, इन सबको हम क्या करेंगे, इसमें टेस्ट करेंगे यूरोडायनेमिक टेस्टिंग में। यूरिन कल्चर करेंगे और यूरिन एनालिसिस भी करेंगे। यूरिन एनालिसिस करेंगे और यूरिन कल्चर करेंगे। यूरिन एनालिसिस में क्या करते हैं, हम देखते हैं कि मतलब यूरिन में कोई एबनॉर्मलिटी तो हमें शो नहीं हो रही है, डिटेक्ट करेंगे, डायग्नोस करेंगे यूरिन में किसी भी एबनॉर्मलिटी को। सेकेंड वन यूरिन कल्चर, यूरिन कल्चर में हम क्या करेंगे, डिटेक्ट और डायग्नोस करेंगे कोई भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म यूरिन में तो नहीं है, कोई जेम्स या फिर बैक्टीरियल इन्फेक्शन जो है, वायरस जैसी चीजें तो हमारे यूरिन में प्रेजेंट नहीं है। तो इन सब के थ्रू हम क्या करेंगे कि पेशेंट को डायग्नोस करेंगे, किसके लिए, यूरिनरी इनकॉन्टिनेंस के लिए। पेल्विक मसल्स एक्सरसाइज क्यों कराएंगे कि अगर क्या होगा कि उनकी स्फिंक्टर्स लूज होंगे या मसल्स जो होंगे लूज होंगे, तो ऑटोमेटिकली क्या होगा कि पेशेंट का इनवॉलेंट्री बेसिस पे यूरिन जो है वो क्या करेगा कि मतलब वॉइड हो जाएगा। तो इससे पेल्विक मसल्स एक्सरसाइज भी हम पेशेंट से कराएंगे। तो क्या करेंगे, सबसे पहले हिस्ट्री कलेक्ट करेंगे, फिजिकल एग्जामिनेशन करेंगे, पेल्विक मसल्स एक्सरसाइज कराएंगे, यूरोडायनेमिक टेस्टिंग करेंगे, यूरिन एनालिसिस एंड कल्चर भी करेंगे। नेक्स्ट वन है मैनेजमेंट। अब आप यूरिनरी इनकॉन्टिनेंस को मैनेज कैसे कर सकते हैं। सो पहले हम देखेंगे कि मेडिकली हम इसको कैसे मैनेज कर सकते हैं, मतलब मेडिकल मैनेजमेंट हम क्या कर सकते हैं यूरिनरी इनकॉन्टिनेंस का। The medication can calm an overactive bladder and may be helpful in urge incontinence. जो हमारा ब्लैडर जो है वो ओवर एक्टिव हो गया है, जिसकी वजह से क्या हो रहा है, इनवॉलेंट्री क्या हो रहा है, जो यूरिन है वो पास हो रहा है। तो मेडिकेशन क्या कर सकती है कि जो हमारा ओवर एक्टिव ब्लैडर है उसको सही कर सकती है, मतलब उसको काम कर देगी, उसको शांत कर देगी, जिसकी वजह से यूरिन जो है वो इनवॉलेंट्री पास नहीं होगा। मेडिसिन हम क्या देंगे कि ऑक्सीब्यूटिन एंड टॉल्टेरोडिन, या ये जो मेन ये जो मेडिसिन है, ये मेन मेडिसिन है जो क्या करती हैं कि मतलब यूरिन इनकॉन्टिनेंस में बहुत ही ज्यादा हेल्पफुल होती हैं, जो हमारे ब्लैडर को काम डाउन कर देंगी। कौन कौन सी है, ऑक्सीब्यूटिनिन एंड टॉल्टेरोडिन। ऑक्सीब्यूटिनिन एंड टॉल्टेरोडिन, these two medicines can very helpful to calm down the bladder. नेक्स्ट है सर्जिकल मैनेजमेंट। अब सर्जिकली हम इसको कैसे ट्रीट कर सकते हैं, क्या होगा कि इसमें हमारी एक ही सर्जरी है, वजाइनल मेश सर्जरी। देख सकते हैं आप, ये जो इमेज है ये वजाइनल मेश सर्जरी की है। इसमें क्या किया गया है
is where a strip of synthetic mesh is inserted behind the tube that carry the urine out of your body. मतलब कि यूरेथ्रा, ये कौन सी ट्यूब की बात कर रहे हैं हम यहाँ पे? यूरेथ्रा, जो क्या कर रही है? ट्यूब मतलब यहाँ पे यूरेटर है। यूरेटर जो है वो हमारी ट्यूब होती है that carries urine out of your body. यूरेथ्रा से मतलब जो ये जो ट्यूब होती है वो यूरेथ्रा की हेल्प से क्या कर रही है कि बॉडी से यूरिन को बाहर निकाल रही है। सो वजाइनल मैश सर्जरी में हम एक स्ट्रिप, सिंथेटिक मैश, एक स्ट्रिप होती है जिसको हम सिंथेटिक मैश बोलते हैं, उसको इंसर्ट कर दें हम बिहाइंड द ट्यूब। जो भी यूरेटर्स है, जो यूरेटर के ट्यूब्स हैं, उनके बिहाइंड, पीछे, जो क्या कर रही है, यूरिन को कैरी कर रही है यूरेथ्रा के थ्रू हमारी बॉडी से, टू सपोर्ट इट, ताकि क्या कर सके, वो उनको सपोर्ट कर सके। तो यहाँ पे वजाइनल मैश सर्जरी में एक मतलब क्या हो रहा है कि यहाँ पे एक स्ट्रिप जो कि सिंथेटिक मैश की बनी हुई है, उसको इंसर्ट कर रहे हैं हम कहाँ पर? ट्यूब्स के पीछे। ट्यूब्स के पीछे करेंगे ताकि क्या करेगी कि वो उसको क्या करेगी? सपोर्ट करेगी। वजाइनल मैश सर्जरी फॉर स्ट्रेस इनकॉन्टिनेंस इज समटाइम्स कॉल्ड टोप सर्जरी। वजाइनल मैश सर्जरी अगर हम क्या कर रहे हैं कि स्ट्रेस इनकॉन्टिनेंस केस में कर रहे हैं, तो तब ये टोप सर्जरी कहलाती है। तब ये हमारी क्या कहलाएगी? टोप सर्जरी। नेक्स्ट है द मैश इन द बॉडी इज परमानेंटली। ये जो मैश है वो टेम्पररी बेस पे क्या करेंगे? इंसर्ट नहीं करते हैं। ये परमानेंटली जो है वो क्या होगा कि बॉडी में रहेगा। परमानेंटली बेस पे क्या है, ये जो मैश है वो बॉडी में हमारा रहेगा। टेम्पररी बेस पे इसको हम इंसर्ट नहीं करते हैं। आप देख सकते हैं ये वजाइनल मैश सर्जरी की इमेज है। ये जो है यहाँ पे ये जो ट्यूब है, ये हमारी जो यूरेटर से उनकी ट्यूब है, और आप देख सकते हैं कि यहाँ पे यूरेटर के पीछे, मतलब यूरेटर ट्यूब्स के पीछे जो है वो एक स्ट्रिप जैसा जो है, जिसको मतलब जो किससे बना है? सिंथेटिक मैश से बना है, इसको इंसर्ट किया गया है। और ये क्या करेगा कि इसको सपोर्ट करेगा, इसको सपोर्ट करेगा। ये मैश है हमारा, ये सपोर्ट करेगा, जिससे क्या होगा कि प्रिवेंट हो सकता है, जो यूरिनरी इनकॉन्टिनेंस जो है वो प्रिवेंट हो जाएगा। सो ये एक मात्र सर्जरी है वजाइनल मैश सर्जरी, जो कि की जाती है यूरिनरी इनकॉन्टिनेंस में। नेक्स्ट है नर्सिंग मैनेजमेंट। अब नर्सिंग मैनेजमेंट क्या कर सकते हैं? एज अ नर्स आप क्या केयर प्रोवाइड करेंगे अपने पेशेंट को अगर उसको यूरिनरी इनकॉन्टिनेंस हो गया है? तो encourage the patient for voiding urine at proper interval। पेशेंट को हम इंकरेज करेंगे कि वो जो यूरिन है वो प्रॉपर इंटरवल पे क्या करे? पास करे। हमें उसे बहुत इंकरेज करना है, ऐसा नहीं करना है कि उसे कहना है कि नहीं आप किसी डर से यूरिन पास ही ना करें। आप जितनी बार आपको यूरिन आ रहा है, जितनी बार आपको अर्जेंसी फील हो रही है, आप उतनी बार जाए यूरिन को पास करें। प्रोवाइड सपोर्ट पेशेंट को, क्या, क्योंकि पेशेंट जो है इस कंडीशन में फिजिकली, मेंटली, इमोशनली, सोशली क्या हो रहा है? बहुत ज्यादा अफेक्टेड हो रहा है। तो हमें उसको सपोर्ट प्रोवाइड करना है, प्रॉपर उसको इन्फॉर्मेशन देनी है, हर चीज उसको बतानी है कि ये कोई बहुत बड़ी बीमारी नहीं है, इसको हम क्योर कर सकते हैं। उसका मैनेजमेंट उसे बताएंगे, हर चीज उससे बताएंगे, ताकि उसे फील हो कि नहीं मेरे साथ जो हो रहा है वो कॉमन चीज है और हम इसको क्या कर सकते हैं? ट्रीट कर सकते हैं। टीच पेशेंट यूज डेली टू रिकॉर्ड टाइमिंग ऑफ एक्सरसाइज। पेशेंट को क्या कहेंगे कि एक्सरसाइज करने के लिए हम इंकरेज करेंगे और पेशेंट से कहेंगे कि आप अपनी टाइमिंग जो है उसको रिकॉर्ड रखें कि हमने इतनी देर जो है इतनी एक्सरसाइज जो है वो की है। एक्सप्लेन द साइड इफेक्ट्स ऑफ ड्रग। आप जो भी ड्रग पेशेंट को दे रहे हैं तो आप उनको बताएंगे कि इसके ये साइड इफेक्ट्स हो सकते हैं। अगर ऐसा हो रहा है तो आप तुरंत क्या हो सकता है कि मतलब आप तुरंत जो है वो डॉक्टर के पास दिखाएं आके। तो जो भी साइड इफेक्ट्स है जो ड्रग आप उनको दे रहे हैं, वो साइड इफेक्ट्स आप पेशेंट को जो है अच्छे से समझाएं। मॉनिटर इनपुट एंड आउटपुट ऑफ द पेशेंट। इनपुट और आउटपुट चार्ट जो है वो भी मेंटेन करना है, एज वेल एज उसे मॉनिटर भी करना है। इसी के साथ पेशेंट को एडवाइस करेंगे कि हाइजीनिक मेंटेन रखे, क्योंकि यूरिनरी इनकॉन्टिनेंस की वजह से अनहाइजीन बहुत ज्यादा रहती है। तो पेशेंट को बताए कि जितनी बार भी आपको यूरिन जो है वो इनवॉलेंट्री बेसिस पे पास हो रहा है, आप जाके अपने जो प्राइवेट एरियाज हैं उनको क्लीन भी रखिए, क्योंकि अगर ऐसा नहीं करेंगे तो इन्फेक्शन होने का चांस जो है वो भी हो सकता है। तो वेरी नेसेसरी टू इंश्योर योर पेशेंट दैट कीप द प्राइवेट एरिया नीट एंड क्लीन। कॉम्प्लिकेशंस, व्हाट आर द कॉम्प्लिकेशंस? अब कॉम्प्लिकेशंस क्या हो सकते हैं यूरिनरी इनकॉन्टिनेंस के? पहला है सोशल स्टिग्मा लीड टू रेस्ट्रिक्टेड एक्टिविटीज एंड डिप्रेशन। सोशल स्टिग्मा क्या होता है? सोशल स्टिग्मा में क्या होता है कि एक ग्रुप ऑफ सोसाइटी होती है, मतलब जो हमारी पूरी सोसाइटी होती है वो किसी एक पर्सन को या किसी ग्रुप ऑफ पीपल को क्या कर लेती है? निगेटिवली टारगेटेड कर लेती है। मतलब
कि फॉर एग्जांपल मैं हूँ, मुझे मुझे जो है ये सोसाइटी जो एक नेगेटिव वे में देखेगी। मतलब क्या हो रहा है कि सोशल स्टिग्मा का मतलब ये होता है कि पूरी की पूरी सोसाइटी सिर्फ मुझे को क्या करी है, टारगेट करी, एक नेगेटिव वे में देख रही है, या फिर किसी पर्टिकुलर ग्रुप को वो ऐसा करेगी। मतलब कोई पर्टिकुलर ग्रुप है उसको वो एक नेगेटिव वे में उसको क्या करेगी, जज करेगी या असेस करेगी। तो सोशल स्टिग्मा भी हो सकता है जो क्या कर सकता है, पेशेंट की एक्टिविटीज को क्या कर सकता है, वो रेस्ट्रिक्ट कर देगा और पेशेंट को डिप्रेसिव स्टेट की तरफ ले जाएगा। यूटीआई, यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन भी हो सकते हैं। यहाँ पे क्या होगा, यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन हो ही जाएगा, क्योंकि क्या हो रहा है कि इनवॉलंटरी बेसिस पे यूरिन जो है वो पास हो रहा है, जिसकी वजह से क्या है, जेनाइटल एरिया में मतलब हाइजीन जो है वो मेंटेन नहीं रह पा रही है, और वहां पे क्या हो सकता है, बैक्टीरियल या फिर ईस्ट इन्फेक्शन जैसी कंडीशंस हो सकती हैं। स्किन रैशेस, क्या होगा कि स्किन रैशेस भी आपको हो सकते हैं साइड एरिया, क्योंकि जो एरिया है वो क्या रहेगा, हमेशा वेट रहेगा, जिसकी वजह से वहां पे आपको इचिंग भी हो सकती है, रेडनेस भी होती है, इन्फ्लेमेशन भी हो सकती है, इन्फेक्शन भी हो सकता है। तो स्किन रैशेस भी आपको वहां पे हो सकते हैं। सो दिस इज ऑल अबाउट द यूरिनरी इनकॉन्टिनेंस। अब हम पढ़ेंगे ब्लैडर कैंसर। ये थे हमारे ब्लैडर की कंडीशंस जो है वो हम पढ़ रहे हैं, जिसमें हमने पहले पढ़ा है यूरिनरी इनकॉन्टिनेंस, जिसमें क्या हो रहा है कि इनवॉलंटरी बेसिस पे क्या हो रहा है कि यूरिन जो है वो पास हो रहा है। अब हम पढ़ेंगे ब्लैडर कैंसर। ब्लैडर कैंसर का मतलब ये है कि अबनॉर्मल ग्रोथ हो रही है, अबनॉर्मल ग्रोथ ऑफ द सेल्स इन द ब्लैडर। हमारे ब्लैडर में क्या हो रहा है कि अबनॉर्मल सेल्स की ग्रोथ हो रही है, जिसकी वजह से वो क्या हो रहा है, वहां पे कैंसर फॉर्म हो रहा है। सो दिस इज अवर ब्लैडर। ये क्या है, ब्लैडर की इमेज है, और देख सकते हैं आप कि यहाँ पे ट्यूमर फॉर्म हो गया है। अब ये ट्यूमर जो है वो क्या करेगा, कैंसर स्टेट में पहुंचा देगा इसको, क्योंकि ट्यूमर्स में भी बिनाइन और मैलिग्नेंट, बिनाइन भी हो सकता है, मैलिग्नेंट भी हो सकता है। बिनाइन मतलब कि जो अपने ही, अगर ट्यूमर यहाँ पे हुआ तो मतलब वो इसी एरिया पे रहेगा, वो क्या करेगा, आसपास के स्ट्रक्चर को क्या करेगा, अफेक्ट नहीं करेगा। बट अगर क्या होगा कि मैलिग्नेंट होगा तो ये हमारे पूरे के पूरे ब्लैडर को क्या कर देगा, अफेक्ट कर देगा। सो ये जो ट्यूमर है वो क्या करेगा, यहाँ पे कैंसर जो है वो डेवलप कर देगा, क्योंकि ये क्या है, यहाँ पे अब नॉर्मल ग्रोथ हो रही है सेल्स की, तो इसलिए हम इसको बोलते हैं ब्लैडर कैंसर। ये एक रियल इमेज है जिसमें आप देख सकते हैं, ये मतलब ग्राफिकली इमेज है, और ये रियल इमेज है हमारे ट्यूमर की, जो कहाँ हो रहा है, हमारे ब्लैडर में हो रहा है। चलिए अब हम देखते हैं कि होता क्या है। ब्लैडर कैंसर इज द सेकंड मोस्ट कॉमन कैंसर ऑफ द जेनिटो-यूरिनरी ट्रैक्ट। ब्लैडर कैंसर जो है वो सेकंड मोस्ट कॉमन कैंसर है, किसका, जेनिटो-यूरिनरी ट्रैक्ट का। ये बहुत ही कॉमन कैंसर है, जिसको हम सेकेंडली इसको कॉमन कैंसर बोल सकते हैं, कि सेकंड जेनिटो-यूरिनरी ट्रैक्ट में ये बहुत ही कॉमनली जो है वो अकर हो जाता है। द एवरेज एज एट डायग्नोसिस इज 65 ईयर्स। एवरेज एज जो है इसकी, वो अगर कोई पेशेंट है वो 65 का है, तो एवरेज एज पे यहाँ पर आगे क्या हो सकता है कि जो ब्लैडर कैंसर है वो डेवलप हो सकता है। At the time, approximately 75% of bladder cancers are localized to the bladder, and 25% have to regional lymph nodes or distant site. क्या हो रहा है कि 75% जो है वो क्या हो रहा है कि वो लोकलाइज्ड एरिया पे रहता है। जो ब्लैडर कैंसर है वो लोकलाइज्ड होता है, मतलब अपनी ही जगह पर रहता है, वो स्प्रेड नहीं होता है। 25% जो होता है वो रीजनल लिम्फ नोड्स में और डिस्टेंट साइट्स पे स्प्रेड हो जाता है। मतलब 25% ब्लैडर कैंसर जो होता है वो क्या होता है, मैलिग्नेंट होता है, जो क्या करता है कि आपके जो भी रीजनल साइट्स हैं या फिर जो आसपास के लिम्फ नोड्स हैं उनको भी क्या करेगा, अफेक्ट कर देगा। नेक्स्ट है डेफिनेशन। ब्लैडर कैंसर इज अ डिजीज इन विच द सेल्स लाइनिंग द यूरिनरी ब्लैडर lose their to regularly or growth results in a mass of cells that form a tumor। क्या होगा कि ब्लैडर कैंसर एक ऐसी डिजीज है जिसकी वजह से क्या हो रहा है कि जो ब्लैडर की लाइनिंग है वहां पे क्या हो रहा है कि अब नॉर्मल ग्रोथ हो रही है, किसकी, ट्यूमर सेल्स की। अब नॉर्मल ग्रोथ होगी वहां पे ट्यूमर सेल्स की, और वहां पे ट्यूमर जो है वो फॉर्म हो जाएगा। सेल्स जो है वो अब नॉर्मली ग्रो हो रहे हैं, जो क्या कर देगा कि लास्ट में जाके ट्यूमर को फॉर्म कर देगा। अब ये जो ट्यूमर है वो बिनाइन भी हो सकता है और मैलिग्नेंट भी हो सकता है। इंसिडेंस रेट क्या है ब्लैडर कैंसर का, मोस्ट कॉमन, मोर कॉमन इन मैन देन वुमेन। क्या है कि ज्यादातर ये मेंस में ज्यादा देखा जाता है। जो ब्लैडर कैंसर जो है वो वुमेन्स के अकॉर्डिंग मेंस में ज्यादा पाया जाता है। मेन का जो रेशियो है अबाउट 1:27।
मोस्ट कॉमन इन मेन एंड वुमेन, एंड वुमेन रेशियो इज अबाउट 1:89। क्या हो रहा है यहाँ पे, मैन का जो रेशियो है वो 1:27 है और वुमेन का रेशियो इज अबाउट 1:89। नेक्स्ट है कॉजेस एंड रिस्क फैक्टर। अब इसके कॉजेस क्या है और रिस्क फैक्टर क्या है ब्लैडर कैंसर के। सो स्मोकिंग एंड अदर टोबैको यूज, ये तो हम सभी लोग जानते हैं कि स्मोक करना, अल्कोहल यूज करना, ज्यादा ड्रग्स का कंजप्शन करना, नशीले पदार्थों को इनटेक करना, ये क्या करता है कि कैंसर को कॉज करता है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि स्मोकिंग की वजह से या फिर अदर टोबैको वगैरह कंज्यूम करने की वजह से ब्लैडर कैंसर जो है वो हो सकता है। एक्सपोजर टू केमिकल्स, स्पेशली वर्किंग इन अ जॉब दैट रिक्वायर्स एक्सपोजर टू केमिकल्स। आप किसी ऐसी फील्ड में वर्क कर रहे हैं जहां पे केमिकल्स का बहुत ज्यादा क्या हो रहा है, एक्सपोजर हो रहा है। मतलब सुबह आप जा रहे हैं, शाम तक आप वहीं पे उसी एरिया में रह रहे हैं जहाँ पे क्या हो रहा है कि हर वक्त जो है वो केमिकल्स जो है वो आपके एक्सपोजर में आ रहे हैं, तो तब भी आपको ब्लैडर कैंसर जो है वो हो सकता है। पास्ट रेडिएशन एक्सपोजर, पहले कभी भी आपकी कोई रेडिएशन थेरेपी वगैरह हुई या कभी भी कोई रेडिएशन थेरेपी के कॉन्टैक्ट में आए, रेडिएशन एक्सपोजर हुआ है आपको, तब भी आपको ब्लैडर कैंसर जो है वो हो सकता है। क्रॉनिक इरिटेशन ऑफ द लाइनिंग ऑफ द ब्लैडर, ब्लैडर की जो लाइनिंग है वहां पे बहुत ज्यादा क्रॉनिक इरिटेशन आपको रही है, जब क्रॉनिक इरिटेशन है तब भी आपको क्या होगा, वहां पे ब्लैडर कैंसर जो है वो हो सकता है। नेक्स्ट इसके टाइप्स, इसके पहला टाइप है हमारा यूरोथेलियल कार्सिनोमा, एडिनोकार्सिनोमा, स्क्वायमस सेल कार्सिनोमा। ये तीन टाइप के हमारे क्या है ब्लैडर कैंसर के टाइप्स हैं। फर्स्ट वन है हमारा यूरोथेलियल कार्सिनोमा। अब हम देखते हैं कि यूरोथेलियल कार्सिनोमा होता क्या है। इट इज द मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ यूरिनरी ब्लैडर कैंसर एंड अकाउंट्स फॉर 90% ऑफ द केसेस। बहुत ही कॉमन टाइप जो है ये किसका है, यूरिनरी ब्लैडर कैंसर का। 90% केसेस जो है वो हमारे यूरोथेलियल कार्सिनोमा के पाए जाते हैं। यूरोथेलियल कार्सिनोमा इज आल्सो नोन एज ट्रांजिशनल सेल कार्सिनोमा, इनको हम ट्रांजिशनल सेल कार्सिनोमा भी बोलते हैं। क्या होता है ये कि यूरोथेलियल कार्सिनोमा है और ये क्या है कि मतलब कॉमन टाइप का यूरिनरी ब्लैडर कैंसर है। 90% केसेस फाइंड आउट होते हैं यूरोथेलियल कार्सिनोमा के और इनको हम ट्रांजिशनल सेल कार्सिनोमा के नाम से भी जानते हैं। तो ये था हमारा यूरोथेलियल कार्सिनोमा। Next is adenocarcinoma. It is most common type affecting only 2% of people suffering from bladder cancer. एडिनोकार्सिनोमा से 2% पीपल को ही अफेक्ट करता है। यूरोथेलियल कार्सिनोमा मैंने आपको बताया कि 90% लोगों को ही अफेक्ट करता है और उसके बाद एडिनोकार्सिनोमा से 2% लोगों को ही क्या करेगा, ब्लैडर कैंसर जो है वो कॉज करता है। इट ओरिजिनेट्स फ्रॉम द ग्लैंडुलर सेल्स, जो हमारे ग्लैंडुलर सेल से ये वहां से ओरिजिनेट होकर क्या कर रहा है कि हमारे ब्लैडर में कैंसर को कॉज कर रहा है। नेक्स्ट है स्क्वायमस सेल कार्सिनोमा। इट अकाउंट्स फॉर अराउंड 4% ब्लैडर कैंसर कॉज मेनली बिकॉज ऑफ इरिटेशन एंड इन्फ्लेमेशन ऑफ द सेल लाइनिंग द ब्लैडर। इसके जो केसेस है वो 4% केसेस जो है वो इसके पाए जाते हैं, किसके, स्क्वायमस सेल कार्सिनोमा के 4% केसेस पाए जाते हैं। और ये किसकी वजह से हो रहा है, जो हमारा स्क्वायमस सेल कार्सिनोमा है, अगर ब्लैडर की लाइनिंग में इरिटेशन और इन्फ्लेमेशन जो है वो हो गई है और बहुत ज्यादा हो गई है, सीवियर है, सीरियस है, तो तब यहाँ पे क्या होगा कि ब्लैडर कैंसर जो है वो हो सकता है। यूरोथेलियल हमने बताया कि कितना यूरोथेलियल जो है वो 90% लोगों को अफेक्ट करता है। 90% केसेस जो है वो यूरोथेलियल कार्सिनोमा के पाए जाते हैं, तो जो क्या करता है ब्लैडर कैंसर कॉज करता है और साथ ही साथ इनको हम ट्रांजिशनल सेल कार्सिनोमा भी बोलते हैं। नेक्स्ट है हमारा एडिनोकार्सिनोमा। ये 2% लोगों को क्या करता है, अफेक्ट करता है। 2% लोग जो है वो इसमें अफेक्ट होते हैं और ये ग्लैंडुलर सेल से क्या होता है, ओरिजिनेट होता है। स्क्वायमस सेल कार्सिनोमा 4% ब्लैडर कैंसर केसेस होते हैं वो स्क्वायमस सेल कार्सिनोमा के होते हैं। और ये क्यों होता है, जब ब्लैडर की लाइनिंग में इरिटेशन और इन्फ्लेमेशन जो है वो कॉज होती है, तब जो है स्क्वायमस सेल कार्सिनोमा होता है। तो ये हमारे टाइप्स थे ब्लैडर कैंसर के। लेट्स मूव टू ब्लैडर कैंसर स्टेजेस। स्टेजिंग सिस्टम क्या है इसका, जिसको हम टीएनएम क्लासिफिकेशन भी बोलते हैं। तो अब हम देखते हैं कि टीएनएम, टी किसको डिनोट कर रहा है, एन किसको डिनोट कर रहा है और एम क्या चीज रिप्रेजेंट कर रहा है। सब पहला है टी। टी क्या रिप्रेजेंट करेगा कि रिप्रेजेंट्स द एक्सटेंट ऑफ द ट्यूमर।
ट्यूमर का एक्सटेंट क्या है, वो क्या मतलब जो ट्यूमर है हमारा उसका एक्सटेंट रेट क्या है, तो वो जो है टी जो यहाँ पे रिप्रेजेंट करता है। एन क्या करेगा कि रिप्रेजेंट्स अमाउंट ऑफ लिम्फ नोड्स इन्वॉल्वमेंट, मतलब क्या हो रहा है कि आसपास के जो लिम्फ नोड्स है वो कितनी इन्वॉल्व हो गए हैं। तो यहाँ पे जो एन है हमारा वो इन्वॉल्वमेंट दिखाएगा कि यहाँ पे जो लिम्फ नोड्स है वो कितना इन्वॉल्वमेंट उनका हुआ है। एम रिप्रेजेंट्स द प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ मेटास्टेटिस, कि मेटास्टेटिस यहाँ पे प्रेजेंट है या फिर एब्सेंस है, वो क्या डिनोट करता है हमारा एम। तो ये है टीएनएम क्लासिफिकेशन कैंसर का। अब हम देखते हैं स्टेजेस। मेनली इसकी हमारी जो है 4 स्टेजेस हैं, जो कि स्टेज 0 से स्टार्ट होती है। 4 क्या हम इसको 5 स्टेजेस बोल सकते हैं, क्योंकि क्या है कि स्टेज 0 भी इसमें क्या है शो करते हैं। सो स्टेज 0, कैंसर सेल फाउंड ऑन द इनर सरफेस ऑफ द ब्लैडर। यहाँ पे जो कैंसर सेल है वो इनर सरफेस ऑफ द ब्लैडर, मतलब ब्लैडर का जो अंदर का सरफेस है सिर्फ वहीं पे कैंसर सेल है जो वो फॉर्म होगा। स्टेज 1 में क्या होगा, कैंसर सेल हैव पेनिट्रेटेड इन द इनर लाइनिंग ऑफ द ब्लैडर बट नॉट द मसल। यहाँ पे क्या हो रहा था कि सिर्फ इनर सरफेस पे था, ब्लैडर के सिर्फ इनर सरफेस पे क्या था, कैंसर सेल था। स्टेज 1 में आके क्या हो गया कि यहाँ पे ये पेनिट्रेट हो गया, मतलब अंदर की तरफ चला गया, जो हमारी इनर लाइन है उसके अंदर ये चला गया है जो हमारा कैंसर सेल है। यहाँ पे मतलब क्या होगा कि उसके मतलब जो लाइनिंग है उसको तो उसके अंदर तो पेनिट्रेट हो गया, लेकिन हमारी मसल्स को यहाँ पे अफेक्ट अभी नहीं कर रहा है। स्टेज 1 में हमारी मसल्स इन्वॉल्व नहीं हो रही है, मसल्स को अफेक्ट ये नहीं करेगा। स्टेज 2, कैंसर सेल्स हैव स्प्रेड इनटू द मसल्स लेयर। स्टेज 2 में आके क्या हो रहा है कि यहाँ पे जो कैंसर है वो हमारी मसल्स लेयर को भी क्या करेगा, अफेक्ट कर देगा। स्टेज 3 में क्या हो रहा है कि कैंसर सेल्स हैव स्प्रेड बियॉन्ड द ब्लैडर मसल्स एंड इनटू द आउटर लेयर। यहाँ पे अब क्या हो गया कि इनर लाइनिंग, मतलब स्टेज 0 में हमने देखा कि जो हमारा कैंसर था वो सिर्फ और सिर्फ इनर लाइनिंग पे था। स्टेज 1 में हमने देखा कि जो कैंसर है वो इनर लाइनिंग में पेनिट्रेट हो गया, लेकिन उसने मसल्स को वहां पे इन्वॉल्व नहीं किया। स्टेज 2 में क्या हो गया कि मसल्स का भी इन्वॉल्वमेंट हो गया। अब स्टेज 3 में मसल्स सारी की सारी इन्वॉल्व हो गई, साथ ही साथ क्या हुआ कि आउटर लेयर है जो ब्लैडर की, वहां पे भी क्या हो गया है कि जो सेल्स है वो वहां पे भी उनकी रीच जो है वो हो गई है। स्टेज 4, कैंसर सेल हैव स्प्रेड टुवर्ड्स एब्डोमिनल और पेल्विक वॉल। स्टेज 4 में ये क्या करेगा कि जो कैंसर सेल्स है वो पूरे के पूरे एब्डोमिनल और पेल्विक वॉल को भी अफेक्ट करेंगे, मतलब वहां पे भी ये क्या हो जाएंगे, स्प्रेड हो जाएंगे। तो ये हमारी स्टेजेस थी ब्लैडर कैंसर की। नेक्स्ट है क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन। साइन एंड सिम्टम्स क्या है ब्लैडर कैंसर के। ब्लड इन यूरिन, जिसको हेमेचूरिया मेनली बोल देते हैं। ब्लड इन यूरिन, हेमेचूरिया, मतलब क्या हो रहा है कि यूरिन में अगर ब्लैडर कैंसर है आपको तो यूरिन में आपको ब्लड देखने को मिलेगा। पेन और बर्निंग सेंसेशन ड्यूरिंग यूरिनेशन, यूरिन पास करने के टाइम पे आपको बहुत पेन फील होगा, साथ ही साथ क्या होगा, बर्निंग सेंसेशन भी आपको होगी, जलन भी आपको महसूस होगी। हैविंग टू यूरिनेट मोर ऑफन देन यूजुअल, आप क्या करेंगे कि मतलब यूजुअल टाइम से, मतलब नॉर्मल जब आपको सेल नहीं था तो उस टाइम से ज्यादा टाइम, मतलब उसके कंपैरिजन में अब आप जो है वो ज्यादा यूरिन पास करेंगे। यूरिनेटिंग मैनी टाइम्स ड्यूरिंग द नाइट, एज वेल एज नाइट टाइम पे भी आप क्या करेंगे, बहुत ज्यादा यूरिनेट करेंगे। हैविंग अ वीक यूरिन स्ट्रीम, आपकी जो यूरिन स्ट्रीम है वो बहुत ज्यादा वीक हो जाएगी, कमजोर हो जाएगी। तो क्या होगा कि आपकी यूरिन में ब्लड होगा, पेन होगा, और यूरिन पास करने के टाइम पे आपको बर्निंग सेंसेशन होगी। और क्या होगा, हैविंग टू यूरिनेट मोर ऑफन देन यूजुअल, क्या होगा, आप ज्यादा जो है आप यूरिन पास करेंगे पहले के कंपैरिजन में। नाइट टाइम पे भी आपको बहुत ज्यादा यूरिनेशन पास आप करेंगे, और क्या होगा कि आपकी जो यूरिन स्ट्रीम है वो भी वीक हो जाएगी। बीइंग अनेबल टू यूरिनेट, आप यूरिन पास भी नहीं कर पाएंगे कई बार। तो क्या होगा कि अगर आपको ब्लैडर कैंसर है तो आप यूरिन पास करने में भी आप अनेबल हो सकते हैं। फीलिंग टायर्ड और वीक, बहुत ज्यादा थके हुए और कमजोर आप जो है वो महसूस करेंगे, साथ ही साथ आपकी भूख चली जाएगी। लॉस ऑफ एपेटाइट एंड अनइंटेंशनल वेट लॉस, आपका जो वेट है वो भी अनइंटेंशनली वेट लॉस होता रहेगा, मतलब दिन ब दिन क्या होगा, आपके वेट जो है वो लॉस हो जाएगा। पेल्विक बोन और लोअर बैक पेन इसी के साथ आपको होगा, और आपकी फीट्स मतलब हाथों पैरों में भी क्या होगी, आपको
मतलब क्या होगा, स्वेलिंग जो है वो अकर होने लगेगी। नेक्स्ट है डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन। हिस्ट्री कलेक्शन करेंगे, सबसे पहले हम पेशेंट से क्या करेंगे, हिस्ट्री कलेक्शन करेंगे, साथ ही साथ फिजिकल एग्जामिनेशन भी करेंगे। हिस्ट्री कलेक्शन में पेशेंट से पूछेंगे, पेशेंट आएगा, हमें बताएगा कि मुझे ये साइन एंड सिम्टम्स शो हो रहा है, इतने दिन से मेरे क्या हो रहा है कि मतलब सूजन हो रही है पैरों में, और मेरे क्या हो रहा है कि मतलब मैं यूरिन पास करने के टाइम पे मुझे पेन फील हो रहा है, बर्निंग सेंसेशन हो रही है, यूरिन में ब्लड आ रहा है। तो हम हर चीज उससे पूछेंगे, पेशेंट हमें बताएगा। उसके बाद हम पेशेंट से पूछेंगे कि पहले तो आपको कोई भी ऐसी कंडीशन नहीं हुई, मतलब कोई कैंसर जैसी कंडीशन तो नहीं है, फैमिली हिस्ट्री, मेडिकल हिस्ट्री, प्रेजेंट, पास्ट, पूरा का पूरा उसका जो है हम डेटा जो है कलेक्ट करेंगे। फिजिकल एग्जामिनेशन में क्या करेंगे, एब्डोमिनल एरिया चेक करेंगे, रेक्टल एरिया, ग्रोइन एरिया अच्छे से असेस करेंगे। फीमेल पेशेंट है तो वजाइनल इंस्पेक्शन हम करेंगे। यूरिन एनालिसिस एंड कल्चर में हम क्या करेंगे, यूरिन एनालिसिस और कल्चर में हम देखेंगे कि मतलब यूरिन में कोई भी एनालाइज करेंगे, ब्लड है अगर यूरिन में तो देखेंगे, ज्यादा प्रोटीन है यूरिन में वो देखेंगे, पूरा का पूरा मतलब डायग्नोज और डिटेक्ट करेंगे यूरिन में कोई भी अबनॉर्मलिटी है। कल्चर में माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को हम डिटेक्ट करते हैं, कोई वायरस या बैक्टीरिया को। वॉइडेड यूरिन साइटोलॉजी में हम क्या करते हैं, वॉइडेड यूरिन साइटोलॉजी में हम क्या करते हैं, पूरा का पूरा जो यूरिनरी सिस्टम है उसको असेस करते हैं कि उसकी कैपेबिलिटी को देखते हैं कि कितना जो यूरिन है वो कितना रिस्टोर हो रहा है, ब्लैडर में कितनी कैपेबिलिटी है कि वो कितना कितना टाइम तक उसको स्टोर कर रहा है और कितना रिलीज कर रहा है यूरिन को। तो वॉइडेड यूरिन साइटोलॉजी में हम इसको असेस करते हैं। और साथ ही साथ हम क्या करते हैं इसमें, ये भी हम चेक करेंगे कि मतलब कहाँ पे कौन से एरिया पे ट्यूमर सेल्स जो है वो फॉर्म हुए हैं। बायोप्सी करेंगे, टिश्यूज को हम लेंगे, टिश्यूज जो है मतलब ब्लैडर से हम टिश्यूज को लेंगे और देखेंगे, बायोप्सी करके देखेंगे कि कैंसर सेल फॉर्मेशन है कि नहीं है। लैप्रोस्कोपी में क्या करते हैं हम कि जो मतलब जो हमारा लोअर पेल्विक एरिया उसको हम असेस करते हैं, मतलब जो बेली एरिया है हम उसमें जो है मतलब पूरा का पूरा उसका टेस्ट करेंगे, हमारे बेली एरिया को, पेल्विक एरिया को हम देखेंगे। लैप्रोस्कोप क्या मतलब, लैप्रोस्कोप जो थिन ट्यूब होती है जिसमें कैमरा लगा होता है, उसके थ्रू हम क्या करते हैं, विजुअलाइज करते हैं हम पूरा का पूरा इंटरनल इमेजेस को देखते हैं। पीटी स्कैनिंग में क्या करते हैं कि इसमें ट्रेसर होता है, रेडियो एक्टिव सब्सटेंस जिसको ट्रेसर बोलते हैं, उसकी हेल्प से हम क्या करते हैं कि ऑर्गन्स को वेरीफाई करते हैं, उनके टिश्यूज को, ऑर्गन्स को देखते हैं कि कितना अच्छे से वो है वो परफॉर्म कर रहे हैं, कितना अच्छे से वो फंक्शन कर रहे हैं, जिसको हम बोलते हैं पॉजिट्रॉन एमिशन टेस्ट। चेस्ट एक्सरे करेंगे, एक्सरे की इमेजिंग टेस्ट करेंगे, पूरा हम विजुअलाइज करेंगे पूरे चेस्ट को। यूएसजी करेंगे, अल्ट्रासोनोग्राफी करेंगे, एमआरआई करेंगे, इमेजिंग टेस्ट होते हैं जिनमें हम अच्छे तरीके से अपने ऑर्गन्स को, टिश्यूज को देख सकते हैं। अल्ट्रासाउंड भी करेंगे, सिस्टोस्कोपी करेंगे, इसमें क्या करते हैं कि ब्लैडर को हम असेस करते हैं, ब्लैडर को और यूरेथ्रा को क्या करते हैं, मतलब इसमें डायग्नोस करते हैं, डिटेक्ट करते हैं कोई भी एबनॉर्मलिटी को। तो ये सारे हमारे क्या थे, डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन, जिसमें हम हिस्ट्री कलेक्शन करेंगे, फिजिकल एग्जामिनेशन करेंगे, यूरिन एनालिसिस, कल्चर, वॉइडेड यूरिन साइटोलॉजी, बायोप्सी, लेप्रोस्कोपी, पीटी स्कैनिंग, चेस्ट एक्सरे, यूएसजी, एमआरआई और सिस्टोस्कोपी जो है वो करेंगे। नेक्स्ट है मैनेजमेंट। मैनेजमेंट में फर्स्ट ऑफ ऑल मेडिकल मैनेजमेंट, मतलब कैसे हम मेडिकली ट्रीट कर सकते हैं अगर क्या है कि मतलब ज्यादा मतलब कि स्टेज 0 वगैरह है या फिर स्टेज 1 है, तो मेडिकली हम इसको कैसे ट्रीट कर सकते हैं। द ट्रीटमेंट ऑफ ब्लैडर कैंसर डिपेंड्स ऑन द ग्रेड ऑफ द ट्यूमर, स्टेज ऑफ द ट्यूमर। जैसे कि मैंने आपको बताया कि ये क्या होता है, स्टेज कौन सी है ट्यूमर की, ग्रेड क्या है ट्यूमर का, पेशेंट की एज क्या है, फिजिकल, मेंटल और इमोशनल स्टेटस क्या है पेशेंट का, वो सब कंसीडर करके हम क्या करेंगे, ट्रीटमेंट मोडालिटीज को स्टार्ट करेंगे। क्या करेंगे कि पहले हम ग्रेड देखेंगे ट्यूमर का, फिर क्या स्टेज देखेंगे ट्यूमर की, पेशेंट फिजिकली, मेंटली, सोशली कितना वो क्या है, कैपेबल है या कितना उसका कैसा उसका जो है वो स्टेटस है, तभी हम क्या करेंगे, ट्रीटमेंट मोडालिटीज को स्टार्ट करेंगे। नेक्स्ट है फार्माकोलॉजिकल मैनेजमेंट। सो सबसे पहले कीमोथेरेपी हो गया, रेडिएशन थेरेपी हो गया, ये सब कैंसर में हम करते हैं। कीमोथेरेपी में क्या करेंगे, कॉम्बिनेशन ऑफ मेथोट्रेक्सेट, 5-फ्लूरोयूरासिल, विनब्लास्टिन, डॉक्सोरियोबिसिन एंड सिस्प्लास्टिन मेडिसिन जो है प्रोवाइड करेंगे। ये मेडिसिन जो है वो कीमोथेरेपी में प्रोवाइड की जाती है। कौन कौन सी, मेथोट्रेक्सेट, 5-फ्लूरोयूरासिल, विनब्लास्टिन, डॉक्सोरियोबिसिन एंड
सिस्प्लास्टिन। नेक्स्ट है आईवी कीमोथेरेपी में बी अकम्पनीड बाय रेडिएशन थेरेपी। इंट्रावेनस कीमोथेरेपी हम किसके साथ दे सकते हैं? रेडिएशन थेरेपी के साथ हम देंगे। टॉपिकल कीमोथेरेपी डिलीवर्स अ हाई कंसंट्रेशन ऑफ मेडिकेशन। जो टॉपिकल कीमोथेरेपी है वो क्या हाई कंसंट्रेशन जो है मेडिकेशन का उसको वो डिलीवर करती है। उसमें कौन कौन सी मेडिकेशन इंक्लूड होती हैं? डॉक्सोरियोबेसिन, माइटोमाइसिन एंड बीसीजी बैसिलस कैलमेट-ग्यूरिन टू द ट्यूमर टू प्रोमोट ट्यूमर डिस्ट्रक्शन। जिससे क्या होगा कि जो ट्यूमर है उसको हम डिस्ट्रक्ट कर सकते हैं। इमेज दे सकते हैं यहाँ पे क्या है, ये पेशेंट है, पेशेंट को कीमोथेरेपी जो है वो दी जा रही है। नेक्स्ट है रेडिएशन थेरेपी। Radiation of tumor may be performed preoperatively to reduce micro extension of the neoplasm and viability of tumor cells. Radiation of tumor मतलब जो रेडिएशन का हम ट्यूमर करते हैं performed preoperatively, मतलब ऑपरेशन से पहले to reduce micro extension of the neoplasm and viability of tumor cells की मतलब ट्यूमर सेल्स की जो viability है उसको रिड्यूस कर सकते हैं और एक्सटेंशन जो है न्यूप्लाज्म का हम उसको भी क्या कर सके वहां पे रिड्यूस कर दें। Radiation therapy is also used in combination with surgery or control the disease in patients with tumors. रेडिएशन थेरेपी हम सर्जरी के कॉम्बिनेशन मतलब सर्जरी के साथ भी हम क्या करते हैं, रेडिएशन थेरेपी देते हैं और साथ ही साथ और डिजीज में पेशेंट जो मतलब ट्यूमर्स जिनको है डिजीज भी और साथ ही साथ ट्यूमर भी है तो तब भी हम उसको क्या करेंगे, पेशेंट को रेडिएशन थेरेपी देंगे। मतलब पेशेंट को सर्जरी के साथ भी हम रेडिएशन थेरेपी देंगे एज वेल एज पेशेंट को कोई डिजीज भी है मतलब कैंसर है साथ ही साथ कोई डिजीज भी है तब भी रेडिएशन थेरेपी हम पेशेंट को देंगे। ये देखिए ये रेडिएशन थेरेपी का मैटर है, इमेज में आप देख सकते हैं पेशेंट जो है वो रेडिएशन थेरेपी यहाँ पर दी जा रही है पेशेंट को। नेक्स्ट है फोटो डायनेमिक थेरेपी। यूज अ क्रीम, इसमें क्रीम का यूज करते हैं हम दैट किल्स कैंसर सेल्स, मतलब क्रीम होती है या फिर एक लाइट का भी हम यूज करते हैं। वो क्या करती है, स्पेशल लाइट क्या करती है, मतलब यहाँ पे क्रीम का यूज करते हैं दैट किल्स कैंसर सेल्स। कैंसर सेल को ये किल कर देगी वहां पे व्हेन अ स्पेशल लाइट इज अप्लाइड। उस क्रीम के ऊपर जब एक स्पेशल लाइट जो होती है उसको हम अप्लाई करते हैं तो वहां पे ये कैंसर सेल्स जो है वो क्या होते हैं, किल हो जाते हैं। देखिए ये है फोटो डायनेमिक थेरेपी। ऐसे हम देखते हैं लाइट सोर्स होता है, इसी लाइट सोर्स के थ्रू क्या होता है कि क्रीम के ऊपर जब ये लाइट सोर्स पड़ता है तो वहां पे जो कैंसर सेल्स है वो किल हो जाते हैं। तो ये था हमारा फार्माकोलॉजिकल मैनेजमेंट में जिसमें हमने देखा हम कीमोथेरेपी करेंगे, फोटोडायनेमिक थेरेपी करेंगे, साथ ही साथ रेडिएशन थेरेपी हम करेंगे। अब आता है सर्जिकल मैनेजमेंट। सर्जिकल मैनेजमेंट में क्या करेंगे, ट्रांसयूरेथ्रल रिसेक्शन ऑफ ब्लैडर ट्यूमर जिसको हम TURBT भी बोलते हैं। सो TURBT इज यूज्ड फॉर सुपरफिशियल लीजन्स ऑफ द ब्लैडर ट्यूमर। क्या है कि TURBT हम तब यूज करते हैं जब क्या है कि जो ब्लैडर ट्यूमर है उसमें सुपरफिशियल लीजन्स भी देखने को मिलते हैं, मतलब सुपरफिशियल लीजन्स ऑफ द ब्लैडर ट्यूमर के लिए हम TURBT यूज करते हैं। ब्लैडर ट्यूमर में सुपरफिशियल लीजन्स को ट्रीट करने के लिए TURBT का यूज हम करते हैं। अब वायर लूप इंसर्टेड थ्रू द सिस्टोस्कोप, सिस्टोस्कोप के थ्रू हम क्या करते हैं, वायर लूप को इंसर्ट करते हैं, इज यूज्ड टू कैथेटराइज, कैथेटराइज्ड करने के लिए, मतलब वायर लूप का हम क्या करेंगे, इंसर्ट करेंगे किसके थ्रू, कैथेटराइजेशन के थ्रू। सिस्टोस्कोप के एक नाम के मतलब एक इंस्ट्रूमेंट के थ्रू कैथेटराइजेशन करेंगे, उसी के साथ वायर लूप को हम इंसर्ट कर देंगे विद इलेक्ट्रिक करंट और लेजर किल द कैंसर। और इसी के साथ इसमें क्या होगा कि इलेक्ट्रिक करंट होगा या फिर लेजर, यहाँ पे लेजर थेरेपी यूज की जाएगी जिससे क्या होगा जो कैंसर सेल्स है उनको हम किल करेंगे। नेक्स्ट है सेगमेंटल सिस्टोस्कोपी, मतलब किसी एक सेगमेंट की हमें मतलब एक एरिया की क्या करनी है, सिस्टोस्कोपी करनी है। इट इज यूज्ड टू ट्रीट लार्जर, मतलब बहुत बड़े, और दैट इन्वॉल्व्स ओनली वन एरिया ऑफ ब्लैडर। सेगमेंट का मतलब है तो मतलब जो सिर्फ ब्लैडर के किसी एक एरिया को, किसी एक पर्टिकुलर एरिया को क्या कर रहा है, इन्वॉल्व कर रहा है। तो मतलब जो बहुत लार्ज सेल्स हैं या फिर जो इन्वॉल्व कर रहा है सिर्फ ब्लैडर के एक एरिया को, तब हम क्या करते हैं, सेगमेंटल सिस्टेक्टमी करते हैं। A portion of the bladder wall containing the tumor is removed with the margin of normal tissues। क्या करेंगे कि यहाँ पे जो पोस्टर मतलब पोस्टर ऑफ द ब्लैडर वॉल, जो ब्लैडर वॉल है जो कंटेन कर रही है ट्यूमर को, वही यहाँ पे हम रिमूव कर सकते हैं सेगमेंटल सिस्टेक्टमी में। ब्लैडर वॉल पे क्या है कि मतलब यहाँ पे ब्लैडर वॉल पे जो ट्यूमर है उसको हम रिमूव करेंगे किसकी मदद से, जो मार्जिन ऑफ नॉर्मल टिश्यूज की, मतलब
यहाँ पे रिमूव करेंगे विद अ मार्जिन ऑफ नॉर्मल टिश्यूज, मतलब जो मार्जिन पर नॉर्मल टिश्यूज है उन्हीं के साथ हम ट्यूमर को वहां से रिमूव कर देंगे, जो कि सेगमेंटल सिस्टेक्टमी के थ्रू हो रहा है। और ये हम तभी कर सकते हैं जब जो सेल लार्ज होगा और साथ ही साथ वो ब्लैडर के किसी एक ही एरिया को अफेक्ट करे। आप देख सकते हैं कि यहाँ पे मतलब ये जो है हमारे नॉर्मल मार्जिन टिश्यूज है, ब्लैडर वॉल है और यहाँ पे हमारे ब्लैडर वॉल्स के टिश्यूज भी हैं और ये जो है ट्यूमर है। तो यहाँ पे एक ही जगह पे ट्यूमर है, तो यहाँ पे हम सेगमेंटल सिस्टेक्टोमी परफॉर्म करेंगे। आप देख सकते हैं यहाँ पे रिमूव कर दिया गया है इसको थ्रू सेगमेंटल सिस्टेक्टोमी के। नेक्स्ट है रेडिकल सिस्टेक्टोमी। A radical cystectomy involves removal of the bladder, prostate, and seminal vesicle, bladder, uterus, cervix, urethra, and ovaries in women. रेडिकल सिस्टेक्टमी में हम क्या करेंगे कि रेडिकल सिस्टेक्टमी में हम इन्वॉल्व करते हैं जिसमें हम क्या क्या रिमूव करेंगे, ब्लैडर को, प्रोस्टेट को, सेमिनल वेसिकल्स को, यूट्रस को, सर्विक्स को, यूरेथ्रा को और वुमेन में ओवरीज को भी हम रिमूव कर देंगे। After a radial cystectomy, a new way must be created for urine to leave the body, that is urinary diversion. क्या करेंगे कि यहाँ पे मतलब हमने ब्लैडर भी रिमूव कर दिया है, सेमिनल वेसिकल्स भी रिमूव कर दिए, यूट्रस भी रिमूव कर दिया है, सर्विक्स, यूरेथ्रा सब कुछ रिमूव कर दिया। अब यूरिन पास कहाँ से होगा? तो रेडिकल सिस्टेक्टमी करने के बाद हम एक नया पाथवे बनाते हैं यूरिन को बॉडी से बाहर निकालने के लिए, जिसको हम यूरिनरी डाइवर्जन बोलते हैं। तो ये थी हमारी रेडिकल सिस्टेक्टमी। पोस्ट ऑपरेटिव मैनेजमेंट। पोस्ट ऑपरेटिव मतलब ऑपरेशन के बाद अब क्या मैनेजमेंट हम करें। बीना लार्ज अमाउंट ऑफ फ्लूइड, क्या करना है कि ब्रिंग करना लार्ज अमाउंट ऑफ फ्लूइड जो है फॉर द फर्स्ट वीक आफ्टर द प्रोसीजर। प्रोसीजर होने के बाद क्या करना है कि पेशेंट को ज्यादा से ज्यादा फ्लूइड इनटेक करने के लिए हमें बोलना है। Teach the patient to monitor the color and consistency of the urine. The urine is pink for the first several days after the procedure, but it should not be bright red or contain blood clots. पेशेंट को हमें बताना है, टीच करना है पेशेंट को कि वो अपने यूरिन के कलर को क्या करे, मॉनिटर करता रहे, क्योंकि कुछ दिनों तक, सेवरल डेज तक जो यूरिन का कलर है वो पिंक होगा, लेकिन उसमें मतलब क्या होगा कि कोई भी ब्लड क्लॉट या फिर ब्राइट रेड कलर नहीं होगा। तो अगर ऐसा हो रहा है कि मतलब पिंक की जगह ब्राइट रेड या फिर ब्लड क्लॉट्स जो है वो यूरिन में आ रहे हैं, तो तुरंत के तुरंत आके डॉक्टर से जो है वो सलाह ले कि ऐसा क्यों हुआ है या कोई साइड इफेक्ट तो नहीं है। हेल्प द पेशेंट इन फैमिली विद कोप विद फियर अबाउट कैंसर एंड सर्जरी। पेशेंट और फैमिली को हमें हेल्प करना है कि कैसे वो इस कैंसर डिजीज से क्या करे, उसके साथ सर्वाइव करे और कैसे जो है उसके साथ कोप अप करे। तो हमें क्या करना है, हमें पेशेंट एज वेल एज फैमिली को साइकोलॉजिकल और इमोशनली सपोर्ट करना है और उनको हेल्प करनी है कि वो इसके साथ कोप अप करें। नेक्स्ट है नर्सिंग मैनेजमेंट। एज नर्स आपकी क्या जिम्मेदारी बनती है अपने पेशेंट के प्रति, आपको क्या करना चाहिए। सबसे पहले मॉनिटर द चेंजेस इन यूरिनरी हैबिट्स, प्रेजेंस ऑफ ब्लड इन यूरिन एंड एनी साइंस ऑफ यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन। क्या है कि आपको कोई भी अगर चेंज जो है पेशेंट के यूरिनरी सिस्टम या यूरिनरी हैबिट्स में दिख रहा है, जैसे कि यूरिन में पेशेंट आपको बता रहा है कि ब्लड आ रहा है या फिर कोई उसी यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन है, मतलब कुछ भी ऐसा हो रहा है, तो आपको क्या करना है, उसे मॉनिटर करना है और तुरंत के तुरंत उसको इलाज के लिए बोलना है। इवैल्यूएट द लोकेशन, इंटेंसिटी एंड कैरेक्टर ऑफ एनी पेन, पार्टिकुलरली इन द पेल्विक एरिया और बैक। आपको क्या करना है कि अगर पेशेंट आपको बता रहा है कि मुझे कहाँ पेन हो रहा है, तो आपको उसका जो लोकेशन है उसको फाइंड आउट करना है, कितना पेन उसको हो रहा है वो भी आपको इवैल्यूएट करना है। साथ ही साथ क्या कैरेक्टर है पेन का, क्या इंटेंसिटी है, पर्टिकुलरली अगर पेल्विक एरिया और बैक पे उसको मतलब पेन बहुत ज्यादा हो रहा है तो आपको जो है उसको इवैल्यूएट करना है। Assess the patient and family understanding of the illness, their emotional state and coping mechanism. पेशेंट को असेस करना है, फैमिली को समझाना है, अंडरस्टैंड करवाना है इलनेस के प्रति, और क्या करना है कि उनकी इमोशनल स्टेट को और कोपिंग मैकेनिज्म को भी अंडरस्टैंड करना है। और अंडरस्टैंड करने के बाद आप उनको क्या करेंगे, अच्छे से समझाएंगे कि नहीं हम इसको ट्रीट कर सकते हैं, अभी हम इसका इलाज है, आप इसको ट्रीट करेंगे। अगर इनिशियल स्टेज में आपने इसको ट्रीट नहीं किया तो आगे चलकर दिक्कत कर सकता है, तो अभी इसका ट्रीटेबल होना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अच्छे से पेशेंट और फैमिली को इसके बारे में बताएंगे और उनको डिजीज के साथ कोप अप करने में भी हेल्प करेंगे। एजुकेट अबाउट द डिजीज कंडीशन एंड मैनेजमेंट अबाउट द डिजीज। वही है कि मतलब आपको डिजीज कंडीशन के बारे में उनको बताना है और मैनेजमेंट क्या है इस डिजीज का वो भी अच्छे से आपको एक्सप्लेन करना है।
तो इट्स ऑल अबाउट यूरिनरी इनकॉन्टिनेंस एंड ब्लैडर कैंसर। हमने 2 कंडीशंस हैं वो ब्लैडर की पढ़ी हैं, इसी के साथ साथ जो मतलब है अगली जो कंडीशंस है वो हम पढ़ेंगे। तो सिस्टाइटिस मतलब सिस्टाइटिस है इन्फेक्शन एंड इन्फ्लेमेशन ऑफ द ब्लैडर, वो जो है ये भी वो एक डिजीज कंडीशन है जो हम पढ़ चुके हैं स्टार्टिंग में ही। तो प्लीज वो भी अगर आपको मतलब एग्जाम में पूछा जा रहा है कि डिसऑर्डर्स ऑफ द ब्लैडर, तो आप उसको भी मेंशन करें, साथ ही साथ जो कंडीशंस मैं आपको अब पढ़ा रही हूँ वो भी मेंशन करें। यूरिनरी इनकॉन्टिनेंस हमने पढ़ा, ब्लैडर कैंसर जिसमें हमने देखा यूरिनरी इनकॉन्टिनेंस में इनवॉलेंट्री लॉस हो रहा है यूरिन का, और ब्लैडर कैंसर में क्या हो रहा है कि ब्लैडर में अबनॉर्मल ग्रोथ जो है वो सेल्स की हो रही है। तो नेक्स्ट वीडियो में जो है हम नेक्स्ट डिजीज कंडीशन पढ़ेंगे ब्लैडर की। तो हमारी वीडियो की नोटिफिकेशन जाने के लिए प्लीज हमारा जो चैनल है उसको सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। थैंक यू।